तो ऐसे में वो खुद को दिखाना चाहती हैं कि दलितों की असली नेता मैं ही हूँ। मायावती ने जिस तरीके से एग्रेसिवली स्टैंड लिया और कहा कि भ्रमित करने की ये एक तरीके से साजिश रची जा रही है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। अगर इंडिया गठबंधन अगर मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाता तो वाकई में सीट्स और अलग होते, नतीजे और अलग होते। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम है रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं लीडिंग भारत टीवी। दोस्तों, इस वक्त हरियाणा में विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है वो अपने चरम पर है, क्योंकि तमाम पार्टियां जो हैं इस वक्त चुनावी अभियान में जुट चुकी हैं और गली गली कूचे कूचे जाकर अपनी पार्टी को धार देने के लिए, अपने वोट बैंक को एक साथ करने के लिए चुनावी प्रचार अभियान कर रही हैं। लेकिन अहम खबर आज ये है कि आज बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती हरियाणा पहुंची हैं। हरियाणा के जींद में आज उनकी महारैली है और उस महारैली में मायावती क्या क्या कहेंगी, क्या क्या मायावती का स्टैंड होगा, वो बहुत अहम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ मेरी साथी कामनी है। कामनी से जानेंगे कि मायावती जो आज हरियाणा गई हैं तो इसके क्या सियासी मायने हैं और मायावती हरियाणा में जाकर जो दलितों को साधने की कोशिश कर रही हैं उसको कामनी आप किस तरह से देखती हैं? देखिए रिजवान, जिस तरीके से मायावती और एक उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सफाया हो जाने के बाद मायावती दूसरे राज्यों में अपनी धाक जमाना चाहती हैं, तो ऐसे में हरियाणा इस वक्त जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी अहम है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने आज का दिन ही क्यों चुना, क्योंकि देखिए आज जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। तो ऐसे में तमाम हरियाणा वासी जो हैं उन्हें मतलब वो इमोशनली अटैच है उनसे। तो ऐसे में मायावती इमोशनली हरियाणा चुनाव में एंट्री ले रही हैं और ऐसे में क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से मायावती दलितों का, क्योंकि दलितों की नेता बताई जाती हैं वो हमेशा से, और दलितों का वोट बैंक जिस तरीके से वो खोती गई हैं, तो ऐसे में हरियाणा चुनाव उनके लिए बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि हरियाणा में अगर दलितों की संख्या बात की जाए, कि अगर वोटरों की संख्या बात की जाए तो 21% है, बहुत अहम संख्या, बहुत बड़ी संख्या है। इतना तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी 20% है और हरियाणा में जब 21% हो जाता है, जिसमें भी कि कांग्रेस अलग से लड़ती हुई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी लड़ती हुई दिख रही है, ऐसे में मायावती जिस तरीके से अपनी धाक बिठाना चाहती हैं, तो हालांकि अभी देखिए रैली हुई नहीं है, अब रैली में मायावती किस तरीके से एड्रेस करती हैं, जनता किस तरीके से उनकी बातों को लेती हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो ये 21% वोट बैंक है, इन्हें साधने के लिए मायावती ने आज सबसे बड़ा दिन चुन लिया है। आज जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, हर कोई मना रहा है, तो ऐसे में आज का दिन सबसे ज्यादा अहम बनता है। तो देखिए जिस तरीके से मायावती जननायक जनता पार्टी के साथ लगातार जो है वहाँ के दुष्यंत चौटाला जो है उनके लिए वो सबसे ज्यादा एक तरीके से परेशान करने वाली हैं, क्योंकि देखिए वो गई कहाँ पे हैं, उचाना सीट को लेकर आज वो प्रचार करने वाली हैं, ठीक है, जिन जिले में जो उचाना सीट है। तो ऐसे में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दुष्यंत चौटाला को ही टारगेट करने को मायावती दुष्यंत चौटाला खुद उचाना सीट से लड़ रहे हैं और दर्शकों को बता दें कि ये वही सीट है, उचाना सीट, जहां से ताऊ देवीलाल जो देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे, तो इनकी पारिवारिक सीट मानी जाती है। और अभय चौटाला की पार्टी इनेलो से जब दुष्यंत चौटाला अलग हुए तो उन्होंने इसी सीट से चुनाव लड़ा और वो वर्तमान में इसी सीट से विधायक भी है और अभी भी वो इसी सीट से लड़ रहे हैं। तो उचाना सीट पर आकर मायावती अगर जनसभा करती हैं तो कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के लिए, और जो दुष्यंत चौटाला के साथ आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसको कहीं ना कहीं पूरी जो है टक्कर देने की कोशिश करिए। आप मैं कामनी मुझे ये बताइए कि जो जिस तरह से आजाद समाज पार्टी भी जो जेजेपी के साथ गठबंधन में है और बहुजन समाज पार्टी का इनेलो के साथ गठबंधन में है, तो अब आजाद समाज पार्टी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मायावती खुद मैदान में आ चुकी हैं। देखिए मायावती मैदान में है, जिस तरीके से आकाश आनंद को वो पहले ही भेज चुकी थी और जिस तरीके से शैलजा कुमारी के लिए लगातार आवाज उठाते रहे, हालांकि शैलजा ने अब क्लियर कर दिया है कि वो उनके एक खून में एक कांग्रेस है और वो कांग्रेस के तिरंगे में ही जाएंगे। तो ये अपने आप में, हालांकि देखिए राजनीति में कुछ भी बोलना और बाद में पलट जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और लेकिन जिस तरीके से आकाश आनंद कहते हैं, उन्हें खुला ऑफर दे देते हैं कि आप बीएसपी में आइए, आपका स्वागत है। और मायावती भी लगातार उनके लिए ट्वीट करती हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है एक दलित बेटी के साथ। तो ऐसे में जब मायावती गई हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के लिए एक तरीके से चुनौती देखिए हरियाणा में हो सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद
उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक्टिव थे उतने एक्टिव वो हरियाणा में नहीं थे। और लेकिन जिस तरीके से कि मायावती हैं वो लगातार अग्रेसिव होके बोलती आ रही है, हालांकि ट्विटर पे ही वो ज़्यादा दिखी है, लेकिन आज का जो दिन उन्होंने चुना है मुझे लगता है कि आज के दिन की वजह से मुझे लगता है कि जनता उनसे ज़्यादा कनेक्ट और तारीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है राजनीति में। बिल्कुल कि एक एक कदम, कभी कभी क्या होता है राजनीति में, कुछ लोगों को आप देखेंगे अगर इतिहास पलट के देखेंगे तो कुछ लोग जिंदगी भर मेहनत करते रह जाते हैं और कुछ लोग सही समय पे सही कदम उठा के बड़े से बड़े पद पर बहुत छोटे से सफर में पहुंच जाते हैं। सही समय पर सही फैसला करना राजनीति एक अच्छी राजनीति माना जाती है और उसी सही समय को देखते हुए मायावती आज पहुंची हैं। बिल्कुल, तो ये जो है ना, ये तारीख और ये दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर, लेकिन ये भी है, देखिए अगर आज जिस तरीके से मायावती आज उतर रही हैं और इससे अगर हरियाणा में मायावती को, बीएसपी को फायदा नहीं मिलता है या फिर गठबंधन में उन्हें फायदा नहीं मिलता है, तो ऐसे में फिर से सवाल ही उठने वाला है फिर कि इतना कुछ, इतनी प्लानिंग के बाद भी क्यों मायावती से दलितों का एक तरीके से मोह भंग होता जा रहा है। क्योंकि देखिए हरियाणा में 30 से 35 सीटें हैं जिसपे दलित वोटर का प्रभाव है। 17 सीट तो आरक्षित ही हैं। आरक्षित है, हाँ। 17 सीट आरक्षित है, 30 से 35 सीट वो हैं जो जिन पे दलित जो है निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अगर दलित एक तरफा वोट अगर दे देते हैं तो वहां पर दलित के बिना कोई भी विधायक नहीं जीत सकता है। बिल्कुल, ये अपने आप में है। और जिस तरीके से अब ऐसे में क्या होगा कि अगर मायावती यहाँ पर खुद को साबित कर पाती हैं तो ऐसे में क्या होगा कि दूसरी और राज्य में जो पार्टियां होंगी और आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए भी मायावती के लिए एक ने बूस्टर डोज हो जाएगा एक तरीके से ये, क्योंकि चाहे कहीं मनोबल बढ़ाने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अंदर से तो व्यक्ति टूट ही जाता है। 4 बार की मुख्यमंत्री जो रही हैं सबसे बड़े प्रदेश की, उसके बाद में आप वो शून्य पर आ जाती हैं इस तरीके से कि जमानत जब्त हो जाते हैं लोगों के, उनकी पार्टी के नेताओं के, तो ये अपने आप में परेशानी का विषय है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि मायावती आज किस तरीके से जनता को टारगेट करती हैं और उस रैली, वो जो महारैली है उसमें जनता किस तरीके से उनकी बातों को लेती है, रिस्पॉन्स करती है। क्योंकि आकाश आनंद तो लगातार देखिए वो मतलब युवाओं के साथ दिख रहे हैं, वो गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल, कभी टेनिस, कुछ भी मतलब खेलते हुए इंटरेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो अब मेरा आपसे लेकिन फिर भी ये सवाल रहेगा कि देखिए जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, फिर आपको क्या लगता है कि ये मायावती, बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी किस तरीके से ये लोग खुद को यहाँ पर स्थापित कर पाएंगे या खड़ा कर पाएंगे? देखिए ये तो बात बिल्कुल सीधी सीधी है कि लड़ाई जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन ये 4 पार्टी हैं। देखिए एक तो इनेलो पार्टी है, एक जेजेपी है, बहुजन समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी। ये 4 पार्टियां ऐसी हैं जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि इनेलो पार्टी किसी समय पे सरकार बना चुकी है, कई बार इनेलो की सरकार रही है, और जो आज़ाद समाज पार्टी है वो उत्तर प्रदेश से निकल कर वहाँ गई है, और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना चुकी। तो इन पार्टियों का जो अब अस्तित्व पर सवाल आ गया। हालांकि जो आज़ाद समाज पार्टी है उसका एक सांसद है, बहुजन समाज पार्टी का इस वक्त एक भी सांसद नहीं है। तो ये जो है अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश की 2 पार्टियाँ जो बाहर जा रही हैं, तो ये अपने अस्तित्व को बचा रही हैं और कहीं ना कहीं अपने दलित वोट बैंक को जो है वो देश भर में जो है एक लामबंद करने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि पिछली बार जो मायावती ने चुनाव लड़ा था तो कई सीटों पर उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी और 4% जो है हरियाणा में उनको वोट मिला था। आज़ाद समाज पार्टी पहली बार जो है हरियाणा के चुनाव में लड़ रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज़ाद समाज पार्टी कितना वोट बैंक अपनी तरफ खींच कर पाती है। क्या बहुजन समाज पार्टी जो पिछली बार 4% वोट पाया था उस पर कायम रहेगी या नहीं? देखिए यहाँ पे जिस तरीके से रिजवान आप बोल रहे हैं कि मतलब सभी अपने अपने वजूद के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सवाल निशान तो मायावती पर ही है। क्योंकि आप जिस राज्य में 4 बार मुख्यमंत्री रही वहां पर आपके नेताओं के जमानत जब जब्त हो जाते हैं, तो ऐसे में जो आज़ाद समाज पार्टी है, चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से देखिए कि वो 1 सीट के लिए लड़ते हैं चुनाव और जीतते हैं, तो वो तो देखिए कॉन्फिडेंस के साथ हैं। अगर उन्हें कितने भी % वोट मिलेंगे उनके लिए एक तरीके से ये तो एक फायदेमंद रहेगा कि नहीं यहाँ की जनता भी मुझे पसंद कर रही है। लेकिन मायावती अगर 4% पर भी रह जाती हैं तब भी सवाल निशान है। देखिए अगर 10% से कम मिल रहे हैं आपको वोट, तो फायदा क्या है आपके वोटों का? क्योंकि सिर्फ अगर ये तो सिर्फ होगा कि कुछ वोट आपने इधर से उधर कर दिए। अगर आप एक निर्णायक भूमिका में नहीं आती हैं तो आपके सवाल और निशान तो लगातार हो रहा है, लगातार लोग आप पे सवाल पूछ रहे हैं। के लिए अहम इसलिए भी है कि मायावती 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही है 90 में से, और आज़ाद समाज पार्टी जो है वो सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो मायावती अगर 37 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं और सिर्फ 4-5% वोट पाती हैं,
37 सीटों में, तो कहीं ना कहीं मायावती के लिए हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि वो गठबंधन में अगर अकेले चुनाव लड़ता है कोई व्यक्ति कोई पार्टी तो वोट कम मिले तो वो एक बात समझ में आती है, लेकिन अगर आप गठबंधन में लड़ते हैं तो अपेक्षा ये होती है जनता की कि आपको वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़कर मिले। बिल्कुल, और जिस तरीके से आपने गठबंधन के तमाम पार्टियों और तमाम नेताओं को जिस तरीके से टारगेट किया, उसके बाद आप हरियाणा में आपने गठबंधन किया, हालांकि उन्होंने 89 में भी गठबंधन किया था और उस टाइम भी जीते थे, ऐसा नहीं था कि सीट अच्छी खासी आई थी, लेकिन जिस तरीके से अब देखिए 30 से 35 सीटें हैं जिस पर दलित वोटर्स का प्रभाव है, इसमें से अगर मायावती अगर 10 सीट भी अगर जीत लेती हैं तो क्या लगता है कि मतलब कितना कॉन्फिडेंस मायावती और उनके तमाम समर्थक और नेताओं में होगा? क्योंकि देखिए भले कोई भी कहे कि बहन जी हमारी नेता हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के अंदर भी ये होता है कि कहीं हम गलत जगह मेहनत तो नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, कामनी बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मायावती कुछ सीटें जीतती हैं तो उसका असर क्या पड़ेगा। देखिए असर उसका ये पड़ेगा तो जो पार्टी का जो कार्डर है, जो उसका कार्यकर्ता है, वो इस वक्त हताश है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली है उसके बाद से जो लोग हैं बिल्कुल ये सोचने में मजबूर है कि शायद हम कहीं गलत पार्टी में तो नहीं है, क्या हमें आज़ाद समाज पार्टी में शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्या हमें कांग्रेस की ओर चला जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार जो है दलितों को मुद्दे को लेकर मुखर है। पहली बार इतिहास में ऐसा देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस हद तक दलितों के मुद्दे को लेकर मुखर है। अमेरिका तक बोल रहे हैं। अमेरिका में भी दलितों की आवाज़ अगर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उठाते हैं तो कहीं ना कहीं ये देश के दलितों को भी प्रभावित करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर। तो मायावती अगर कुछ सीटें जीतती हैं इसकी बार इन हरियाणा के चुनावों में तो उसका असर जो है यूपी में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव पर पड़ेगा। 2027 में जो फाइनल खेलना है उन्हें उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो है तमाम पूरे देश में एक जो संदेश जाएगा कि आज भी दलित मायावती को अपना नेता मानते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जिस एक अलग कॉन्फिडेंस में, हालांकि वो बोले ना बोले, वो भले बहन जी को अपना नेता कहते हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया है कि नगीना जैसी सीट मैंने उनसे छीन ली है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब हरियाणा में जब अगर मायावती और बीएसपी को अच्छी खासी सीट अगर 10 सीटें भी मिल जाती हैं तो ऐसे में चंद्रशेखर को फिर से दोबारा लगेगा कि नहीं, बहन जी के बिना सभी दलितों को अपनी ओर लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन उन्हें लगेगा। बिल्कुल, देखिए बहन जी जब तक जमीन पर हैं या जब तक वो राजनीति में सक्रिय हैं तो चंद्रशेखर कभी भी बहन जी से बड़े नेता नहीं बन सकते, भले ही वो सीट उनसे ज़्यादा ले आए, भले ही वो पार्टी के कार्यकर्ता की भीड़ उनसे बहन जी की रैलियों से ज़्यादा हो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी बहन जी से बड़े नेता बन नहीं सकते। और कहीं ना कहीं ये इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से मायावती मतलब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती हैं तो दलितों में ये मतलब हो पाता है, एक उम्मीद आती है कि जो हम हैं दलित हैं वो भी राजनीति में एक बड़े पद पर जा सकते हैं। तभी आज के टाइम में जिस तरीके से मांग की जाती है कि मायावती को अगर इंडिया गठबंधन अगर मायावती को पीएम कैंडिडेट बनाता तो वाकई में सीट्स और अलग होते, नतीजे और अलग होते। तो कहीं ना कहीं मायावती ने लोगों को और दलितों को वो विश्वास और वो हिम्मत दी जो बहुत लंबे समय तक उन्हें नहीं मिला था, जिसके लिए एक लंबा संघर्ष उन्होंने किया है, कांसीराम जी के साथ किया, लेकिन एक लंबा संघर्ष उसमें मायावती का भी था, तभी जाके वो उत्तर प्रदेश में पहुंची। तो देखना दिलचस्प होगा। देखिए कामनी के मायावती आज से आगाज कर रही हैं हरियाणा में अपनी जनसभाओं का, और लगातार उनकी कभी अंबाला में, कभी जिंद में, आज है ही, कभी सिरसा में, उनकी मतलब शेड्यूल जारी हो चुका है इंटरनेट पर, और मायावती जो है अब अपनी जनसभाएं करेंगी। अब देखना ये दिलचस्प ज़्यादा हो गया है कि क्या जो दलित वोट बैंक है वो जेजेपी और एएसपी के पास जाएगा, क्या वो इनोलो के पास आएगा, या फिर कांग्रेस और बीजेपी थोड़ा सेंधमारी हो जाएगी, या कहाँ आखिरकार दलित वोट बैंक कहाँ जाएगा, ये बहुत देखना। और देखिए रिजवान, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है आरक्षण को लेकर जो लगातार हो रहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हालांकि सभी राज्य सरकार के ऊपर है कि वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन इसमें मायावती ने जिस तरीके से अग्रेसिवली स्टैंड लिया और कहा कि भ्रमित करने की ये एक तरीके से साजिश रची जा रही है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा, राहुल गांधी के अमेरिका वाले बयान पर उन्हें घेरती हैं, अखिलेश यादव को भी घेरती हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी घेरती हैं, तमाम पार्टियों को घेरती हैं। तो ऐसे में वो खुद को दिखाना चाहती हैं कि दलितों की असली नेता मैं ही हूँ, मैं ही आपके लिए आपके हक के लिए बोलूंगी। तो क्या लगता है कि इन सब चीजों से भी दलित प्रभावित होंगे उनसे, या फिर इन सब का भी अब फायदा नहीं बचा है? क्योंकि जिस स्थिति में इस वक्त वो बहुजन समाज पार्टी है, उनके लिए एक एक वोट, एक एक % वोट जो है ना वो मायने रखता है। देखिए कामनी, इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये तो जब ही पता चलेगा
जब वोट के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि पहले से भी इन बातों का प्रेडिक्शन करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होता, या फिर जब कभी भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो गलत साबित होता है, तो एक अजीब सी स्थिति बन जाती है। लेकिन आज का जो दलित है और सन 80 का 90 का जो दलित था वो बहुत बदला हुआ है। आज का दलित पढ़ा हुआ है, एजुकेटेड है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे वो बैठा हुआ है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है कि वो किसको पार्टी को वोट उसको देना है और वो किसको पार्टी को वोट वो देता है, वो उसको सब पता है। तो अब देखना ये होगा कि क्या मायावती की इस सक्रियता से हरियाणा में बसपा अपना खाता खोल पाती है या नहीं। बाकी इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल लीडिंग भारत टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।